दोस्तों मैं सिर्फ आपका 5 मिनट लूंगा और बिहार बोर्ड 12th साइंस से रिलेटेड कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जिससे आपको जरूर फायदा होगा। अगर आपको फायदा ना हुआ तो आप मुझे गाली भी दे सकते हैं। दोस्तों बहुत कुछ देखिएगा कि पढ़ने में तेज रहता है, एक आदमी होता है जो उससे थोड़ा कम होता है लेकिन एग्जाम होता है और रिजल्ट भी आता है, लेकिन जो पढ़ने में थोड़ा कम होता है उसका रिजल्ट उससे ठीक रहता है। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, वो लिखने की कला जाता है कि एग्जाम में किस तरह लिखना है, बड़ा लिखना चाहिए कि छोटा, गैपिंग कितना देना चाहिए, मतलब दो शब्दों के बीच गैपिंग कितना होना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए कि नहीं, अगर अंडरलाइन करना हो तो किन किन शब्दों पर कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, मैं उदाहरण देकर भी बताऊंगा। फिर लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर कितने लाइन में दे सकते हैं, कितने शब्दों में दे सकते हैं, इन लगातार प्रश्न का हल करने पर क्यों फायदा है ये भी मैं बताऊंगा। और एक प्रश्न का आंसर देने के बाद कितना लाइन छोड़ना चाहिए दूसरे प्रश्न का आंसर देने के लिए, और लास्ट में एक बोनस ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको और भी फायदा होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखे, मैं सिर्फ आपका 5 मिनट लूंगा। आपके लिए मैं छत पर धूप में वीडियो बना रहा हूँ। चलिए कॉपी पर चलते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि किस तरह लिखना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है राम ने रावण को मारा, क्योंकि रावण ने सीता का कुछ भी किया था। तो देखिए इसमें बड़ा बड़ा वर्ड है, तो एग्जामिनर समझेगा कि ये साला केवल पेज भर रहा है। तो आपको इस तरह मन नहीं लिखना है। अब एक और उदाहरण देता हूँ, ये देखिए फिर मैंने वही शब्द लिखा है लेकिन वो थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा है। तो एग्जामिनर तो अधिकांश जो कॉपी चेक करता है वो लगभग 40 से 50 साल का एज होता है, तो वो सोचेगा, तो उसे दिखाई उतना अच्छा से नहीं देगा, तो उसे उतना फ्रेश नहीं दिखाएगा, तो वो अच्छा नंबर भी नहीं देगा। तो आपको इस तरह भी नहीं लिखना है, आपको इस तरह लिखना है जैसे राम ने रावण को मारा क्योंकि रावण ने सीता का अपहरण किया। देखिए दोस्तों ये ना बड़ा है ना छोटा है, मीडियम साइज में है, तो आपको इसी तरह लिखना है और एग्जामिनर को अच्छा से पढ़ाया भी जाएगा, तो आपको इस तरह ही लिखना है। अब हम जानेंगे कि गैपिंग कितना देना चाहिए, मतलब दो शब्दों के बीच कितना गैप होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है राम ने रावण को मारा क्योंकि वह सीता को उठा कर ले गया। तो देखिए इसमें गैपिंग बहुत कम ही दिया हूँ और घन घन लिखाया है, तो एग्जामिनर को उतना फ्रेश नहीं दिखाएगा, तो आपको इस तरह भी नहीं लिखना है। और इसमें देखिए राम ने रावण को मारा क्योंकि रावण ने सीता का, तो इसमें गैपिंग बहुत ज़्यादा है, तो वो समझेगा पेज भर रहा है, तो उसे अच्छा भी नहीं लगेगा, तो आपको इस तरह भी नंबर नहीं देगा, तो इसको भी आप नहीं लिखना है। और यहाँ पर देखिए राम ने रावण को मारा क्योंकि राम ने सीता का हरण किया था, मैंने हल लिखा गया। इसमें देखिए गैपिंग ठीक है, तो आपको इस तरह ही लिखना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि अंडरलाइन करना चाहिए कि नहीं और किन किन शब्दों पर करना चाहिए। आपको अगर कोई सन उन आता है मैंने लिखने पर, जैसे 1601 1955 कुछ भी है, वैज्ञानिक का नाम आता है, चाहे कोई फार्मूला आता है, तो फार्मूला को आपको अंडरलाइन नहीं करना है, आपको इस तरह घेरना है, ठीक है। उसके बाद कोई महत्वपूर्ण शब्द आता है जो आपको लगता है कि खूब महत्वपूर्ण है, तो उसे भी आप कर सकते हैं। अंडरलाइन किस तरह करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 1955, तो आपको इस तरह लिखना है, ज़्यादा इसको कस के नहीं करना है कि पन्ना फट जाए। और लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना चाहिए, कितनी लाइनों में देना चाहिए, तो आपको लघुत्तरीय प्रश्न है 5 से 6 लाइन में देना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा आप मत लिखिएगा, ठीक है। हाँ अगर कोई फार्मूला है जैसे फिजिक्स में आ जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो आप उसे घेर सकते हैं, तो उसमें 7-8 लाइन भी हो गया तो कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि फार्मूला है तो घेरिएगा तो 2 से 3 लाइन तो उसी में खींच लेगा। और अब दीर्घोत्तरीय की बात आते हैं, तो उसमें दीर्घोत्तरीय में भी अगर कोई फार्मूला सिद्ध करने आता है तो कितना भी लाइन में चला जाए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ केवल अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है तो आप 1 पेज पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। अब फार्मूला आएगा तो घेरना जरूर। और अगर दीर्घोत्तरीय प्रश्न में अगर कोई फार्मूला सिद्ध करने को आता है तो आप उस फार्मूला को जब सिद्ध कर लीजिए तो घेर लीजिएगा और लिखिएगा कि दिया हुआ व्यंजक प्राप्त हुआ, चाहे दिया हुआ व्यंजक सिद्ध हुआ, इस तरह लिखिएगा तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। मेरा तो बहुत अच्छा मार्क्स आया था इस तरह लिखा था तो। और हाँ अगर आप मान लीजिए पहले का क्वेश्चन का आंसर लिख दिए, दूसरे का क्वेश्चन का, तीसरे का क्वेश्चन का, चौथा का, यानी आप लगातार क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो एग्जामिनर समझिए पढ़ने में ठीक है, तो आपको अच्छा मार्क्स देगा। अब मान लीजिए आप ये सीधे 2 नंबर पर चल गए, उसके बाद 7 नंबर पर चल गए, उसके बाद 9 नंबर पर, तो कहेगा बीच में क्या किया, इसे लगता है उतना नहीं आता है, तो आपको अच्छा मार्क्स नहीं देगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप शुरू के ही क्वेश्चन का आंसर दें और अच्छे से दें, ठीक है। आप फर्स्ट पेज जो लिखिएगा उसमें राइटिंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पेज और लास्ट पेज पर इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट पेज देखेगा शुरू में तो उसे अच्छा लगेगा, लास्ट पेज में तो नंबर 4 आता है तो उसे भी देखेगा अच्छा से। मान लीजिए आप एक प्रश्न का आंसर दे दिए, जैसे 1 नंबर का आंसर दे दिए, तो अब आंसर भी समाप्त हो गया, तो आपको दूसरे का प्रश्न का आंसर देने के लिए कितना लाइन छोड़ना है, तो आपको 2 लाइन छोड़ना चाहिए। जैसे ये लाइन छोड़ देना चाहिए, ये लाइन यहाँ से
दूसरे का नंबर का आंसर देना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में बोनस पॉइंट मैंने कहा था बताने के लिए, तो वो ये था कि आपको जानना है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके लिए के छत पर धूप में वीडियो बनाया है, तो आप अपने छोटे भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।